हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएचयू वाले। तो आज हम लोग देखेंगे मिडवल हिस्ट्री के पीवाईक्यू। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत के कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, हु इज द फाउंडर ऑफ चिश्ती ऑर्डर इन इंडिया, यानी कि जो चिश्ती सिलसिला था, सूफी संत जो थे, जो कि सूफी संत थे, जो कि चिश्तिया संप्रदाय था उनका। तो इस चिश्तिया संप्रदाय को किस सूफी संत ने भारत में इस्टेब्लिश किया था, इसके बारे में बात करेंगे। इस जो चिश्तिया संप्रदाय है, दिल्ली सल्तनत देखें काफ़ी लोकप्रिय रहता है और कई सारे जो है कि शासकों के बारे में दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड के समय में देखेंगे कि इसकी काफ़ी चर्चा होती है। इसके जो महत्वपूर्ण संत होते हैं, औलिया हो जाए, चाहे वो आपके शेख नसरुद्दीन चिराग दहलवी हो जाए, या फिर और भी देखेंगे हम लोग निजामुद्दीन चिश्ती हो जाए, या फिर कुतुबुद्दीन चिश्ती हो जाए। बहुत सारे ऐसे जो है कि चिश्ती संत थे जिनके बारे में हमें दिल्ली सल्तनत के साथ साथ मुगलों में भी देखने को उनके बारे में मिलता है। तो इन्हीं के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है, कई बार अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया होगा तो, कि चिश्तिया संप्रदाय की स्थापना भारत में किसने की थी। तो यहाँ पे आंसर आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है किसने की थी, मुइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखा बता रहे निजामुद्दीन औलिया। तो कहा जाता है कि ये जो निजामुद्दीन औलिया थे वो दिल्ली सल्तनत के कुल 7 शासकों का कार्यकाल देखें। ये भी क्वेश्चन आता है कि इन्होंने कितने शासकों का कार्यकाल देखा है। तो कुल 7 शासकों का इन्होंने कार्यकाल देखा है। और देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में देखेंगे इनकी जो है कि डेथ हो जाती है। और इनका मकबरा जो है कि मोहम्मद बिन तुगलक कहाँ बनवाता है, तो दिल्ली में इनका मकबरा बनवाता है। जो फेमस कथन है आपका, हुनूज दिल्ली दूरस्त, हुनूज दिल्ली दूरस्त, ठीक है, दिल्ली दूर अस्त, जिसे कहा जाता है कि अभी हम लोग नॉर्मल जो है कि बोल चाल की भाषा में मुहावरे की तरह भी प्रयोग करते हैं कि दिल्ली अभी दूर है। तो ये जो वाक्य है, ये जो है कि इन्होंने ही कहते हैं, निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था। जब इसे इन्हें जो है कि ग्यासपुर खाली करने के लिए, दिल्ली से जाने के लिए, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक कहता है, तो उन्होंने ही उसके बारे में ये कथन कहता है। उसके बाद देखेंगे कि जब वो बंगाल अभियान से वापस आता है तो उसके बाद उसकी डेथ भी हो जाती है। बाबा फरीद भी जो है कि एक फेमस सूफी संत है, कुतुबुद्दीन चिश्ती भी, औलिया भी। और इन्हीं औलिया का एक फेमस शिष्य भी है जिसे कहते हैं अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो। और कहा जाता है कि जब निजामुद्दीन औलिया की मौत हुई थी उसके दूसरे दिन ही अमीर खुसरो की मौत हो गई थी। और इन्हीं के मकबरे के बगल में जो है कि इसे दफनाया गया था। इसने कुल 8 शासकों का कार्यकाल देखा है, जिसका देखेंगे अमीर खुसरो का जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है वो बलबन के टाइम से स्टार्ट होता है आपका। और बलबन से लेकर वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड तक रहता है। ठीक है, जब लेक्चर लेंगे तो और भी बहुत सारी आपको बात बताएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दीवाने कुल प्रभारी था, जो दीवाने कुल विभाग था वो किसका प्रभारी था, किस जो है कि विभाग को देखता था, शहरों को, राजस्व को, बंदरगाह को, सेना को। तो ये जो दीवाने कुल प्रभारी था, अगर कुल प्रभारी आ गया यानी कि दीवान आ गया, दीवान शब्द ही राजस्व से जुड़ा है, तो ये राजस्व से था। ठीक है, कुल प्रभारी राजस्व से जुड़ा था। अगर सेना की आपकी बात करें तो इसके लिए दीवाने अर्ज या फिर दीवाने आरिज दोनों कर सकते हैं, दीवाने अर्ज। जिसके देखेंगे निर्माण या फिर स्थापना किसने किया था, बलबन ने किया था। दीवानी अर्ज की स्थापना बलबन वंश यानी गुलाम वंश का शासक कह ले या फिर बलबनी वंश का शासक कह ले, दीवानी अर्ज की व्यवस्था की थी इसने। ठीक है, तो ये इसके जो मुख्य अधिकारी होते थे उन्हें आरिज ए मुमालिक कहा जाता था, आरिज ए मुमालिक। ठीक है, मुमालिक। ये आता है किसने इस विभाग की स्थापना की थी, तो बलबन ने की थी। जिसे कहेंगे कि इसने ही अपने शासन में देखेंगे राजस्व सिद्धांत हो जाए, चाहे वो राजत्व इसका सिद्धांत, रक्त एवं की नीति कह ले इसकी, या फिर नियाबते खुदाई जैसी जो है कि उपाधि, या फिर जिले इलाही जैसी उपाधि की बात करें हम लोग, तो ये सारे बलबन से संबंधित है। ठीक है, दूसरा अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें,
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ब्रॉट द अशोकाज पिलर टू दिल्ली? निम्न में से किस सुल्तान ने अशोका के स्तंभ को दिल्ली लाया था? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा अशोक, जो कि प्राचीन भारत में हम लोग देखेंगे मौर्य वंश का एक फेमस शासक होता है, फेमस रूलर होता है, जो कि कलिंग का जो युद्ध हुआ था उसके लिए ये फेमस है, कलिंग का युद्ध। और इसके बाद देखेंगे इसी युद्ध ने जो है कि इसके जीवन को बदल दिया था, तो अभी इसके बाद में हम लोग बात करेंगे। अशोक जो कि प्राचीन काल का एक महान योद्धा कह ले, महान शासक कह ले, सम्राट कह ले, वो था। और इसने बहुत सारे इसके शिलालेख पाए जाते हैं भारत के अलग अलग जगहों में, देखेंगे इसके हमें शिलालेख पाए जाते हैं, चाहे वो साउथ में देख लें या फिर नॉर्थ में देख लें, ईस्ट में देख लें, वेस्ट में देख लें। तो इसने अलग अलग जगह पे अपने जो भी कार्य किए हैं उनके उसके जो भी आदेश होते थे वो सब शिलालेखों पे वर्णित हैं। ठीक है, तो वो एक जो दिल्ली में पाया है वो किसने मतलब उसके लेके आया है, किस सुल्तान ने लाया है? तो वो फिरोज शाह तुगलक ही, तुगलक वंश का तुगलक वंश का शासक होता है। और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद ये शासक बनता है 1351 में। ठीक है, 13वां शासक है, उसका चचेरा भाई होता है मोहम्मद बिन तुगलक का, चचेरा भाई होता है ये। और देखेंगे इसने एक रचना की है, फुतहात ए फिरोज शाही, फुतहात ए फिरोज शाही, फिरोज शाही। इस जो है कि रचना का अगर देखा जाए तो इसका नाम जो होता है, नाम से लगता है कि इसमें अपनी विजयों का इसने वर्णन किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसने अपनी राजनीतिक उपलब्धियों जो भी इसने कार्य की उसके बारे में वर्णन है, शासन के बारे में वर्णन है। इसने कोई अलग से विजय अभियान नहीं किया था। तो ये सारी चीज़ें इसने देखेंगे कि बहुत सारे विभाग बनाए हैं, चाहे वो दीवाने बंदगान हो, दीवान ए बंदगान, ये दासों के लिए था। कहा जाता है कि इसके टाइम पीरियड में 10,80,000 के करीब कुल दास थे, जिसमें 12,000 सिर्फ शिल्पी थे। और इन्हीं के रहने के लिए वो उनकी उनकी देखभाल की दीवाने बंदगान कह ले, दीवाने शफा कह ले, जो कि सफा मतलब अस्पताल होता है, दीवाने शफा। और भी बहुत सारे जो है कि विभागों का निर्माण, दारुल सफ़ा कह ले, दीवान शफ़ा कह ले। और देखेंगे कि ये जो है कि बहुत सारी नहरों का निर्माण कराता है, और जो भी नहरें थी, नहरों का निर्माण अगर गयासुद्दीन तुगलक ने भी कराया है, और नहरों के निर्माण इसने भी कराया है, बाग बगीचे लगवाए हैं इसने, जो है कि गरीब लोगों के लिए, गरीब औरतों के लिए, लोगों के लिए इसने कई सारे विभाग बनाए और उनकी जो है कि हेल्प करता था ये। बहुत सारे इसके बारे में जो फैक्ट हैं। इसके टाइम पीरियड में एक बर्नी है जिन्होंने तारीख़ फ़िरोज़ शाही लिखी है, और अफ़ीफ़ की भी एक रचना है तारीख़ फ़िरोज़ शाही, जिसके बारे में, जिससे हमें फ़िरोज़ तुगलक के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। इससे पहले का एक शासक होता है जिसे हम लोग कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका टाइम पीरियड आपका 1325 से 51 है। ठीक है, तो ये इसका टाइम पीरियड है। और इसके टाइम पीरियड में हम लोग इसे रक्त पिचासू, पागल शासक कहा जाता है। इसकी जब डेथ होती है तो लोग कहा जाता है कि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसको जनता से और जनता को इससे मुक्ति मिल गई थी। तो ऐसा कथन है इसके बारे में। वेट एक मिनट, इसके बारे में कथन, इसकी बहुत सारी इसने जो है कि अभियान चलाए, जैसे कि इसने सांकेतिक मुद्रा चलाए, इसने जो है कि राजधानी परिवर्तन किया, दिल्ली से दौलताबाद किया। इसने बहुत सारे कराची, खुरासान, ये सब अभियान किए, जो कि इसके जो है कि असफल अभियान हो गए। इस तरह का इसने इसकी किस्मत ने साथ नहीं दी थी। गयासुद्दीन तुगलक जो कि तुगलक वंश का संस्थापक है, जिसका नाम गाजी मलिक भी था। ठीक है, और अलाउद्दीन तुगलक भी एक जो है कि तुगलक वंश का शासक है, काफ़ी फेमस है, इससे कुछ प्रमुख कार्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन अकबर के दरबार में आया था? ये मुगल वंश से संबंधित है, और मुगल वंश का एक फेमस शासक है अकबर। ठीक है, मुगल वंश का एक प्रसिद्ध शासक है अकबर। और देखेंगे तो इसके कार्यकाल का काफ़ी लंबा पीरियड होता है। अगर औरंगजेब के बाद देखा जाए तो अकबर ही दूसरा ऐसा शासक था जिसका टाइम पीरियड इतना लंबा था। इसी के टाइम पीरियड में देखा जाए तो किसने कौन आए थे? राल्फ फिच आए थे। ठीक है, राल्फ फिच इसके टाइम पीरियड में आए थे। और इन्होंने जो है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके दरबार में सबसे पहले कौन आया था? राल्फ फिच आया था। थॉमस रो की बात करें तो वो जहांगीर के टाइम पीरियड में आया था। विलियम फिच की बात करें तो ये भी जहांगीर के टाइम पीरियड में आया था। और इसकी एक दंत कथा है। ठीक है, दंत कथा, इसने जो है कि अनारकली और जहांगीर के विषय में जो कथा है उसे विलियम फिंच ने लिखा है, उसे दंत कथा कहता है। तो इसी विलियम फिंच ने ही लिखा है अकबर के बारे में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकबर ने जहांगीर है वहाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में एक चांदी का टंका बराबर था। ठीक है, पहले तो बता दिए चांदी का टंका किसने सबसे पहले, अगर बात करें दिल्ली सल्तनत में किसने सबसे पहले सिक्के चलाए सल्तनत पीरियड में, तो वो इल्तुतमिश था। ठीक है, इल्तुतमिश, जिसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन कहा है, आरपी त्रिपाठी या फिर ईश्वरी प्रसाद, दोनों लोगों ने। कोई मुस्लिम राज्य का संस्थापक कहा है तो कोई वास्तविक संस्थापक कहा है। तो यहाँ पे ईश्वरी प्रसाद, इन्होंने दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा है, ईश्वरी प्रसाद ने किसे, वास्तविक संस्थापक। ठीक है, वास्तविक संस्थापक ईश्वरी प्रसाद ने का इतिहासकार है। इसी ने जो है कि सबसे पहले चांदी का टंका चलाया था और तांबे का जीतल चलाया था, तांबे का जीतल, जीतल। ठीक है, जीतल, ये दो सिक्के इसने चलाए थे। इसने टकसालों का निर्माण करा था, टकसाल जहाँ पे सिक्के ढाले जाते हैं, और इन टकसालों का नाम जो है कि अंकित भी कराया था सिक्के से, सिक्के पर कि कौन से सिक्के कहाँ से ढाले हुए। तो यहाँ पे 48 जीतल है, ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब लेक्चर लेंगे तो काफी और डिटेल से बताएंगे आपको। हाँ, हु रोट द हुमायूं नामा, हुमायूं नामा किसने लिखा है, काफी फेमस क्वेश्चन है। तो इसकी रचना किसने की, अबुल फजल, अकबर, गुलबदन बेगम, बदायूनी। तो इसकी रचना गुलबदन बेगम ने किया है, हुमायूंनामा की रचना, जिसमें देखेंगे हुमायूं के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियां देखने को मिलती है। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की है, अकबरनामा, जिसमें देखेंगे अकबर के बारे में हम बहुत सारी जानकारी देखने को मिलती है। बदायूनी भी अकबर के दरबार में संबंधित था, ये भी अकबर के दरबार में संबंधित था, और एक अकबर का आलोचक था। ठीक है, इसकी धार्मिक नीतियों का आलोचक था, क्योंकि इसका जो धर्म देखेंगे अकबर का, तो काफ़ी सहिष्णु था, वो हिंदू मुस्लिम सबकी एकता के लिए कार्य करता था। तो इसकी काफ़ी सारी आलोचना करता था। कहीं ना कहीं जो बदायूनी की मुस्लिम प्रवृत्ति थी हिंदुओं के प्रति, वो कहीं ना कहीं उसके इतिहास लेखन में हमें झलक के देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो चांदी का सिक्का या फिर रुपया सर्वप्रथम जारी किया था, आज का हम लोग जो रुपया यूज करते हैं, जो ब्रिटिश काल तक आया, तो इसे सबसे पहले रुपया किसने जारी किया, तो काफ़ी फेमस है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इनकी ये जो नीतियाँ थी, प्रशासनिक नीतियाँ थी, इसी शासक की नीतियों को देखेंगे अकबर भी फॉलो करता है, इसे अकबर का अग्रगामी भी कहा जाता है, तो वो है शेरशाह। इसे अकबर का अग्रगामी भी कहा जाता है। ठीक है, इनके बारे में जो रचना है वो है तारीख शेरशाही। ठीक है, तारीख या फिर तोहफा शेरशाही, दोनों नाम आता है। और इसे अकबर ने जो है कि अब्बास खां शेरवानी, ठीक है, अब्बास खां शेरवानी द्वारा संकलित कराया था, अब्बास खां शेरवानी द्वारा, इसके बारे में हमें ये जानकारी मिलती है। दूसरा अकबर इल्तुतमिश, जिसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, जिसने जो है कि इक्ता व्यवस्था कह ले, 40 जो है कि तुर्कानी चहलगानी, ठीक है, चहलगानी, 40 दल थे जिसमें 40 तुर्क अमीर थे, तुर्क अमीर, इसका निर्माण कराया। दूसरा देखेंगे कि कुतुब मीनार के निर्माण को इसने कंप्लीट किया कराया, कुतुब मीनार को कंप्लीट कराया था इसने। तीसरा देखेंगे तराइन का तृतीय युद्ध इसी के टाइम हुआ है, 1200, तराइन का थर्ड वार 1216 में यलदोज और इल्तुतमिश के बीच में हुआ। और भी बहुत सारी चीजें हैं, आगे हम लोग देखेंगे। बलबन का रक्त और लौ की नीति देख लें। नेक्स्ट है आपका मुगल बादशाह जिसने नहरों से जल आपूर्ति पर ध्यान दिया, सल्तनत में आपको बताया फिरोज शाह तुगलक ने। वही अगर मुगलों में बात करें तो सबसे पहले शाहजहां, जो कि जिसके कार्यकाल को हम देखेंगे स्थापत्य का स्वर्णकाल कहते हैं, स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि इसमें टाइम पीरियड में देखेंगे बहुत ज़्यादा, बहुत भव्य भव्य स्थापत्य की निर्माण होती है, जिसमें हम देखेंगे आगरा का ताजमहल ही देख लीजिए, इसी ने बनवाया है आगरा का ताजमहल, अपनी बेगम मुमताज महल के याद में इसने बनवाया है। तो स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है इसी शाहजहां को, इसी ने सबसे पहले नहरों की तरफ ध्यान दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसने अमृतसर की स्थापना की है, अमृतसर जो पंजाब में है उसकी स्थापना सबसे पहले किसने की है, गुरु रामदास जो कि सिखों के गुरु थे। और इस जो अमृतसर की स्थापना हुई है, अकबर ने इनकी जो है कि अकबर ने गुरु रामदास को 500 कह ले 500 बीघा जमीन दी थी, और इसी पे ये जो है कि अमृतसर की स्थापना करते हैं। इनकी बीबी जो थी, बीबी भानी, ठीक है, बीबी भानी, उन्हीं को दिया था
इसी पे जो कि अमृतसर शहर की स्थापना हुई है। गुरु गोविंद जो कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, 10वें एवं अंतिम गुरु थे। और इन्होंने जो है कि गुरु ग्रंथ साहिब को जो है कि गुरु मान दिया और उसके बाद कोई और गुरु नहीं बने थे। और ये जो है कि इन्हें इनका जो योगदान है सिखों के लिए, जिन्होंने सिखों को एक लड़ाकों के रूप में एकदम अच्छे से व्यवस्थित किया था, वो गुरु गोविंद सिंह ही थे। दूसरा हम लोग देखेंगे गुरु अमरदास, इनका भी जो है कि बहुत सारा योगदान, इन्होंने बहुत सारी बावड़िया उड़िया का निर्माण कराया है। नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित में से उत्तरी पूर्व भारत का कौन सा शाही वंश सबसे प्रसिद्ध है? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ये यूजीसी नेट जेआरएफ का क्वेश्चन है आपका, यूजीसी नेट जेआरएफ। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर पूर्व की बात करें, आपका ये इंडिया है। ठीक है, काफी अच्छे से नहीं बना है, बस आपको बता रहे हैं ये इंडिया है। उत्तर, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो उत्तर पूर्व की बात करें तो यहाँ पे अहोम जो कि असम का एक राज्य है, तो उत्तर पूर्व में अहोम जो है कि सबसे प्रसिद्ध शाही वंश था। और इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम इतिहास पढ़ेंगे, तो मिडिवल हिस्ट्री में, दिल्ली सल्तनत नहीं पढ़ेंगे। शेरशाह सूरी का मूल नाम था। ठीक है, शेरशाह सूरी जो कि सूर वंश का संस्थापक था, सूर वंश। और इसका हम लोग देखेंगे जब जिक्र, तो इसका जिक्र हमें बाबर और हुमायूं दोनों के कार्यकाल में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जो देखेंगे हम लोग चौसा का युद्ध हुआ था, और उसके बाद देखेंगे चौसा के युद्ध के बाद हम लोग कन्नौज का युद्ध देखेंगे, तो ये जो है कि शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। इसका जो मूल नाम था वो क्या था? फरीद था, बचपन का नाम इसका फरीद था। शेरशाह जो है कि इसे बाद में मिला है ये नाम, और जब ये शासक बनता है तो इसी नाम से अपना जो है कि सत्ता को स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि शुरू की थी? यानी कि सिखों में जो है कि गुरुमुखी लिपि जो कि सिख अब लिखते हैं, जो उनकी लेखन विधि थी, वो किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद तीसरे गुरु थे ये, तीसरे सिखों के तीसरे गुरु थे, और इन्होंने गुरुमुखी लिपि स्थापित की थी। गुरु नानक जिन्होंने स्थापना की सिख धर्म की, जिनका जन्म देखेंगे तलवंडी में हुआ था, अभी ननकाना ग्राम में, जो कि अभी पाकिस्तान में है, पीओके। ठीक है, ये गुरु रामदास है, जिनकी पत्नी जो एक बीबी भानी थी, और इन्हें 500 बीघा जमीन जो कि अकबर देता है, और यहीं पे जो कि ये अमृतसर शहर की स्थापना करते हैं। ठीक है, ये गुरु अर्जुन देव है, जिसे जो है कि जहांगीर जो है जहांगीर अपने कब्जे में लेता है और इनकी जो है कि हत्या करा देता है। तो जब जहांगीर की बात आएगी तो गुरु अर्जुन देव को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औरंगजेब के निम्न बेटों में से किसने अपने पिता के खिलाफ मराठों से सहायता मांगी थी? ठीक, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आजम नहीं होगा, यहाँ पे अकबर द्वितीय होगा। ठीक है, और इसी का हम लोग देखेंगे, इसी का पीछा करते हुए अकबर जो औरंगजेब है वो दक्कन की तरफ जाता है, और दक्कन में ही जो है कि अपना अंतिम समय व्यतीत करता है। पहले से ही जो औरंगजेब था वो दक्कन का सूबेदार होता है, औरंगजेब दक्कन का सूबेदार होता है, और उसके बाद जब अकबर द्वितीय विद्रोह कर देता है, उसका बेटा विद्रोह कर देता है, तो ये दक्कन में जाता है और फिर वो देर रह जाता है। और कहा जाता है कि जो दक्कन में इसका जो है कि विस्तार की नीति थी, दक्कन के प्रति इतना लगाव था, और दक्कन ही इसकी जो है कि साम्राज्य के पतन का कारण बनता है, उसके लिए नाशूर बनता है, इतिहासकारों का ऐसा कहना है। तो ये अकबर द्वितीय जो है कि जाता है, जब विद्रोह करता है तो फिर मराठों से सहायता मांगता है, उसके बाद देखेंगे भागकर ये फारस चला जाता है और वहीं पे इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, ये मुअज्जम आजम काम्बक्स ये तीनों जो है कि मुअज्जम आजम काम्बक्स तीनों भाई होते हैं, और इन्हीं में से देखेंगे बहादुर शाह के नाम से जो है कि बहादुर शाह प्रथम के नाम से औरंगजेब के बाद ये लोग क्या बनते हैं? तो औरंगजेब के बाद ये लोग सत्ता स्थापित करते हैं। नेक्स्ट है आपका, मंगोल आक्रमणकारी कुतलुक ख्वाजा ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण किसके टाइम पीरियड में हुआ है? तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में 6 बार हुआ है, 1299 में, फिर 1299 में एक और हुआ है आपका, फिर उसके बाद यहाँ 1257 है, फिर 1299 में, फिर 1299 में, उसके बाद 1303 में जब चित्तौड़ का अभियान होता है, उसके बाद एक बार 1305 में, और एक बार सबसे अंतिम अगर हम लोग बात करें तो 1306 में होता है। ठीक है, जो पहला होता है आपका वो कादिर बेग के नेतृत्व में होता है। दूसरा हम लोग देखेंगे सालदी होता है। ठीक है,
उसके बाद तारगी होता है, और भी इसके बाद हम लोग देखेंगे तो अलग अलग जो है कि इस टाइम जो मंगोल का शासक होता है, मंगोलों के द्वारा भेजा जाता है, वो दावा खां के द्वारा ये मंगोल आक्रमणकारियों को भेजा जाता है। ये जो मंगोल आक्रमणकारियों का देखेंगे, ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में इतना ज़्यादा आक्रमण, तो इसका मेन कारण होता है कि जलालुद्दीन खिलजी की जो ये हत्या करके सत्या को हथियाता है, ये कारण था। क्योंकि जो जलालुद्दीन खिलजी था वो मंगोलों के प्रति काफ़ी उदार नीति अपनाता है, उन्हें रहने के लिए मंगोलपुरी जो है कि बस्ती देता है, उनके रख रखाव का ध्यान रखता है, जो कि नव मुसलमान कहलाते हैं। तो इसलिए जो है कि इतना ज़्यादा हमें मंगोल आक्रमण देखने को मिलता है। जो 1306 में हम लोग देखेंगे कि ये जो पराजित होने लगते हैं, मंगोल आक्रमणकारी हारते हैं, तो इस टाइम पीरियड हम लोग देखेंगे कि दावा खां जो है कि उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद गृह युद्ध हो जाता है, और जिससे मंगोल जो है कि हार जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, उस विदेशी यात्री का नाम था जिसने वाराणसी काशी को शिक्षा के क्षेत्र में भारत का एथेंस कहा है। तो ये आपका ये जो है बर्नियर ने कहा है, और ये आपका मुगल से संबंधित है, मुगल, ठीक है, शाहजहां से औरंगजेब तक के कार्यकाल से संबंधित है। और ये बहुत सारे ऐसे जो है कि मुगल कालों में इवेंट हुए हैं, घटनाएं हुई हैं, उनके ये साक्षी भी हैं। ठीक है, राल्फ फिच आपके अकबर के टाइम के हैं, अकबर। मनुची जो कि दारा सिकोह का एक तरह से कहेंगे निजी चिकित्सक था, दारा शिकोह जो कि शाहजहां का पुत्र था, इसका निजी चिकित्सक, और बाद में ये तोपची हो जाता है। ठीक है, तोपची की नौकरी कर लेता है, तोपची। तो कभी कभी पूछा जाता है कि कौन चिकित्सक से तोपची बना था, तो ये मनुची ही था। हिस्टोरिया दी मागोर इसकी रचना है, मनुची की हिस्टोरिया दी मागोर, मागोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मुगल शासक जिसने बंगाल का सैनिक अभियान किया था। तो यहाँ पे आपको बता दें कि पहला ऐसा मुगल शासक कौन था जिसने सैनिक अभियान किया था, तो वो हुमायूं था। ठीक है, और अगर दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें, तो दिल्ली सल्तनत देखेंगे बख्तियार खिलजी जो कि गोरी का एक अधिकारी होता है, दास होता है, सेनापति होता है, तो वो जाता है लेकिन वहाँ पे लूटपाट करता है, उतने देर तक वो सत्ता अभियान नहीं कर पाता। लेकिन अगर सैनिक अभियान की बात करें, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे गयासुद्दीन तुगलक है। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का संस्थापक, इसी जो है कि बंगाल अभियान करके आता है। इसी अभियान पे आने के बाद जब हम लोग देखेंगे, अहमद अयाज जो कि लकड़ी का महल बनाता है, अहमद अयाज द्वारा बनाया गया लकड़ी के महल में इसकी मौत हो जाती है। इसे अफगानपुर घटना भी कहते हैं, और इसके पुत्र ने ही, जौना खां कह ले चाहे मोहम्मद बिन तुगलक ने इस लकड़ी का महल बनवाया था इसके स्वागत के लिए, इसी में इसकी डेथ हो जाती है। और मुगलों में बात करें तो हुमायूं सबसे पहले था जिसने बंगाल की तरफ ध्यान दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख अहमद सरिंदी को कैद करवाया था। ये भी क्वेश्चन काफी पूछा हुआ है। तो इसमें मुगल शासक जहांगीर था, और जहांगीर का संबंध शेख अहमद सरिंदी से है। इनकी कुछ नीतियां जहांगीर को पसंद नहीं आई थी, और इसने जो है कि शेख अहमद सरिंदी को कैद करवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? सिकंदर सानी कह ले या फिर द्वितीय सिकंदर। ठीक है, द्वितीय सिकंदर। देखेंगे इस नाम से इसने सिक्के भी चलाए थे, हर जगह इसकी घोषणा भी की थी। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का शासक। और देखेंगे इसने जो है कि एक नए धर्म और विश्व विजय, ठीक है, विश्व विजय की चाहत रखी थी कि वो विश्व विजय करेगा सिकंदर की भांति, विश्व विजय। और ये देखेंगे ये जो इसका एक सलाहकार था जिसकी वो सलाह लेता था, तो वो था अलाउल मुल्क, इसका मित्र था अलाउल मुल्क। और दिल्ली का कोतवाल भी था। इसकी परामर्श से इसने जो है कि ये दोनों अपने विचार को त्याग दिया था। इसी के परामर्श से अलाउल मुल्क से इसका काफ़ी अच्छा मित्र था, काफ़ी इसकी बात को अलाउद्दीन खिलजी मानता था। कभी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन आपका, व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? अरबी, तुर्की, फारसी, हिंदी। तो इसकी जो है कि फारसी भाषा थी, उनकी जो राजभाषा थी वो फारसी थी। और देखेंगे मुगलों के टाइम पीरियड में भी जो है कि राजभाषा में क्या देखने को मिलेगी, तो फारसी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन, तुर्कान चहलगानी का गठन किसने किया था? तो ये जो तुर्कान चहलगानी है, सबसे पहले आपको बता दें तो तुर्कान चहलगानी क्या था, 40 तुर्क अमीरों का क्या था, एक दल था, 40 तुर्क अमीरों का ये दल था।
और जिसे बनाया था इल्तुतमिश ने, जो कि दिल्ली वंश का वास्तविक संस्थापक था। और इसका देखेंगे दमन किसने किया था, तो इसका दमन बलबन ने किया था। बलबन वंश का संस्थापक, बलबली वंश का संस्थापक इसने, जो कि इसी का एक पार्ट था, इसी 40 तुर्क अमीरों का एक अमीर था और इसी ने इसका दमन किया था। इसे जो है कि बनाया गया था कि ताकि सत्ता को जो है कि सुचारू रूप से चलाया जा सके, जो कि सुल्तान की सहायता करे, इसलिए इसे बनाया गया था। रजिया जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी और एकमात्र महिला शासिका थी, जो कि दिल्ली सल्तनत में एकमात्र पहले और अंतिम कह लें कि महिला शासिका थी जिसने कि दिल्ली सल्तनत में शासन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी है कि निम्न में से कौन सा पद जमालुद्दीन याकूत को रजिया द्वारा दिया गया था। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि याकूत जो था उसे कौन सा पद रजिया ने दिया था, तो ये अमीर याकूत जिसे कहा जाता था अश्वशाला का प्रधान, यानी कि घोड़ों की देख रेख करता था, अश्वशाला का प्रधान। तो अश्वशाला का प्रधान याकूत को किसने बनाया था, तो वो रजिया ने बनाया था। इनके प्रेम संबंध का भी वर्णन जो है कि किसी किसी इतिहासकार ने किया है कि इन दोनों के बीच प्रेम संबंध था। तो ये रजिया और याकूत के बीच के बारे में बताया जाता है। दूसरा देखिए सरे जानदार जिसे अंगरक्षक कहा जाता था, अंगरक्षक, और इल्तुतमिश सबसे पहले इसी पद पे जो है कि गोरी द्वारा रखा गया था। दूसरा अमीर शिकार, शिकार के लिए अमीर और सैन्य विभाग जिसे किसने बनाया था, तो बलबन ने बनाया था। ठीक है, बलबन ने। इस पे जो पद पे रहता था उसे आरिजन मुमालिक कहा जाता था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, 21 क्वेश्चन को हमने देखा मिडवल हिस्ट्री में। आशा करते हैं आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, क्वेश्चंस को जो सेट होंगे वो काफ़ी अच्छे लगे होंगे। डिस्क्रिप्शन मैंने जो भी क्वेश्चंस के डिस्क्रिप्शन किया हुआ आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी को और अच्छे से हमारे साथ करिए। संकल्प आपका होगा, सहयोग हमारे होगा। बीच वाले का साथ बने रहिए। धन्यवाद।